हाय दोस्तों, एसजेएस ऑक्सफोर्ड हायर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कोरोना महामारी के कारण 31 अगस्त 2020 तक कॉलेज बंद रहेंगे। आपकी पढ़ाई में इस दौर में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो, इसके लिए एसजेएस ऑक्सफोर्ड हायर सेकेंडरी स्कूल की समस्त टीम अध्ययन सामग्री को लेकर आपकी सेवा में उपस्थित है। आज मैं आप लोगों को कक्षा 10th का गणित कराऊंगा और कक्षा 10th के गणित का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं पढ़ाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को वास्तविक संख्याओं से परिचित कराऊंगा कि वास्तविक संख्याएं होती क्या है। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? इन्हें हम रियल नंबर भी कहते हैं। देखो, वास्तविक संख्याएं यानी वे संख्याएं जो पूर्णांक संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है, यानी जिन संख्याओं को पूर्णांक संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है वे संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे वे संख्याएं जो पूर्णांक संख्या पर प्रदर्शित की जाती हैं, वास्तविक संख्या कहलाती हैं। जैसे सभी प्राकृतिक संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। नंबर 2, पूर्ण संख्याएं, ये भी वास्तविक संख्याएं होती हैं। नंबर 3, पूर्णांक संख्याएं, ये भी वास्तविक संख्याएं होती हैं। नंबर 4, परिमेय संख्याएं, ये भी वास्तविक होती हैं। नंबर 5, अपरिमेय संख्याएं, ये भी वास्तविक होती हैं। और नंबर 6, अभाज्य संख्याएं, ये भी वास्तविक होती हैं। नंबर 7, सभी भाज्य संख्याएं, ये भी वास्तविक होती हैं। नंबर 8, से अभाज्य संख्याएं, ये भी वास्तविक होती हैं। तो ये सभी ये जो है संख्याएं हैं, इन्हें हम नंबर लाइन पर प्रदर्शित कर सकते हैं, इसलिए ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। तो चलिए अब मैं एक एक के बारे में बताऊंगा, जैसे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, इनके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो चलिए इधर देख लो। सबसे पहले मैं प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बताऊंगा कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। इन्हें हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। क्या कहेंगे अंग्रेजी में? नेचुरल नंबर। अब देखो नेचुरल नंबर क्या होती हैं। वे संख्याएं यानी वे संख्याएं जो वस्तुओं की गणना करने में काम आए।
ये सभी संख्याएं क्या आएंगी, प्राकृतिक संख्याएं होंगी। इन्हें n से प्रदर्शित करते हैं, इन्हें n से प्रदर्शित करते हैं। देखो जैसे n इज इक्वल टू ये होगा 1 2 3 4 5 एंड सो एंड इन्फिनिटी, यानी एक से लेकर के इन्फिनिटी तक, अनंत तक सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। इन्हें हम n से प्रदर्शित करते हैं नेचुरल नंबर। n कहां से लिया गया है, नेचुरल नंबर से। ओके, तो ये सभी संख्याएं नेचुरल नंबर हैं। अब प्रश्न ये आता है कि बताइए सबसे छोटी नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपको कौन सी दिखाई दे रही है, 1, यानी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, 1। अब सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अस्पष्ट है, क्योंकि अनंत है और अनंत तो कोई निश्चित ही नहीं है, कहां जाके गिनती का अनंत होगा, तो इसलिए अस्पष्ट है। ठीक है। दूसरा पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? इन्हें देखो पूर्ण संख्याएं, इन्हें होल नंबर भी कहते हैं। पूर्ण संख्याएं क्या कहलाएंगी, होल नंबर। अब देखो, यानी जिन प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी शामिल कर दिया जाता है उन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। यानी प्राकृतिक संख्याओं में जीरो यानी शून्य को भी शामिल कर देने पर पूर्ण संख्या बन जाती हैं। यानी प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम जीरो को भी शामिल कर देंगे तो वे सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। इसे W से प्रदर्शित करते हैं, इसे W से प्रदर्शित करते हैं। जैसे W इज इक्वल टू होगा 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी। देखो यहां पे, अब देखो ये तो प्राकृतिक संख्याएं हैं, ऊपर मिला लीजिए यहां से, ये भी तो है। इन प्राकृतिक संख्याओं में हमने जीरो को भी शामिल कर दिया तो अब ये बन गई होल नंबर। ओके, अच्छा दूसरे नंबर पे अब देखो पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक संख्याएं या पूर्णांक संख्याओं के बारे में सबसे पहले देखेंगे। इन्हें हम इंटीजर कहते हैं, इंटीजर। देखो यानी वे धनात्मक और ऋणात्मक सभी मतलब वे धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को मिलाकर के एक संख्या पर प्रदर्शित किया जाता, एक रेखा पर प्रदर्शित किया जाता है, जैसे हम इंटीजर्स कहते हैं, जिसका मध्य पॉइंट 0 होता है। जैसे ये एक रेखा है, इसका जो मध्य भाग है ये 0 होगा और इसके दाईं तरफ चलेंगे 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, आगे भी जा सकते हैं, और इसके बाईं तरफ चलेंगे तो -1 2 3 4। तो देखो गौर से, इधर वाली जो संख्याएं हैं ये धनात्मक हैं यानी ये पॉजिटिव हैं, और इधर वाली जो संख्याएं ऋणात्मक हैं। ये बीच वाला जो पॉइंट है ये मिडिल पॉइंट है, ये 0 है, 0 है। तो इन अब देखो यानी एक ऐसी रेखा है, ये इंटीजर एक ऐसा पूर्णांक है जिस पर धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित करके प्रदर्शित किया जाता है। ओके,
तो इसे हम पूर्णांक संख्या या पूर्ण संख्या रेखा, इसे पूर्ण संख्या रेखा भी कहा जाता है। ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद में पहली, दूसरी, तीसरी, अब देखो चौथी, परमेय संख्याएं क्या होती हैं। ये तीसरी हेडिंग थी, अब देखो चौथी हेडिंग बता रहा हूं, परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं, इन्हें हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर। परमेय जो संख्या होंगी उसे रेशनल नंबर भी कहा जाता है। देखो परमेय संख्याएं यानी परमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो P बटे Q की फॉर्म में लिखी जा सकती हैं। जैसे और भी बता दें, यानी वे संख्याएं जो P बटे Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, परमेय संख्याएं कहलाती हैं। परंतु Q इज नॉट इज इक्वल टू 0, यानी यहां पर Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। Q बराबर 0 होगा तो भाग देने पर किसी संख्या का इन्फिनिटी उत्तर आ जाएगा, और इन्फिनिटी एक कैसी संख्या है, अपरमेय। ओके, तो देखिए जैसे एग्जाम्पल भी दे सकते हैं हम, जैसे 5/7, 3/2, 8/9, आगे जैसे 6, 7, 9, 11। देखो चलो ये तो P बटे Q के रूप में है, ये संख्या है। ऊपर वाली संख्या P हो गई, नीचे वाली Q हो गई। लेकिन ये P बटे Q कहां है, ये तो P तो चलो है इसमें, लेकिन इसमें Q कहां है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। आप कहोगे कि ये तो भाई P बटे Q के रूप में नहीं है, और ये परमेय संख्या नहीं है, ये अपरमेय संख्या है। लेकिन ये भी परमेय है, क्योंकि प्रत्येक संख्या का हर एक होता है, डिनोमिनेटर जो होगा प्रत्येक संख्या का एक होगा, इसलिए Q बराबर इनका 1 है और P अलग अलग है। तो अब ये P बटे Q के फॉर्म में हो गई, तो ये संख्याएं भी रेशनल नंबर यानी परमेय संख्याएं हैं। क्लियर हुआ? तो चलिए अब देखो पांचवी हेडिंग लेंगे हम, अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं। चलो अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं। देखो इन्हें इरेशनल कहते हैं, इरेशनल नंबर। देखो इसकी डेफिनेशन है, वे संख्याएं या वे संख्या जो P बटे Q के रूप में नहीं लिखी, P बटे Q के रूप में नहीं लिखी जाती या जा सकती हैं, यानी जो P बटे Q के रूप में नहीं लिखी जाती हैं उन्हें हम इरेशनल नंबर अपरमेय संख्याएं कहते हैं। ये जस्ट देखो परमेय संख्या की डेफिनेशन क्या है, वे संख्याएं जो P बटे Q के रूप में यानी P बटे Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, लेकिन ये क्या कह रही है, नहीं, ये P बटे Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। परमेय संख्या की ये बिल्कुल विपरीत परिभाषा है, ये P बटे Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहेंगे, अपरमेय संख्या कहेंगे। जैसे √3, √5, √21, √7, अक्सर अंडरवुड में ज्यादातर यानी वैसी संख्याएं जो अंडरवुड से बाहर न निकलती हो और वो अंडरवुड में ही रह जाती हैं, तो ऐसी संख्याओं को हम अपरमेय संख्या कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि बताइए क्या पाई एक परमेय संख्या है या अपरमेय, तो पाई भी एक अपरमेय संख्या है। क्वेश्चन आता है बताइए इनफिनिटी एक अपरमेय संख्या है या परमेय संख्या है, तो इनफिनिटी भी एक अपरमेय संख्या है और अपरिभाषित भी संख्या है।
तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ तुम्हारा, ये जो है अपरिमेय संख्या क्लियर हुई। अब मैं पढ़ाऊंगा आपको अभाज्य संख्याएं। तो छठवां है अभाज्य संख्याएं। देखो अभाज्य संख्याएं, इन्हें हम प्राइम नंबर भी कहते हैं। अभाज्य संख्याएं यानी कि अभाज्य, नाम से ही क्लियर है। लेकिन अभाज्य से पहले एक कंडीशन और समझ लो, मैं यहीं पे दोनों को साथ लेके चलूंगा, ये भी देख लो। भाज्य संख्याएं, अब देखो भाज्य संख्याएं क्या होंगी और अभाज्य। पहले भाज्य के बारे में समझ लो, यानी वे संख्याएं जो, यानी वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त, स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी पूर्ण रूप से भागित होती हैं। यानी कि ऐसी संख्याएं जिनमें एक का और स्वयं का भाग तो जाता ही जाता है, लेकिन इनके अतिरिक्त अन्य संख्याओं का भी भाग उनमें पूर्ण रूप से पूरा पूरा चला जाता है। जैसे अभी मान लीजिए 16 ले लेते हैं हम, तो 16 ले लो। 16 में देखो एक का तो भाग चला ही जाएगा और 16 का भी चला जाएगा, यानी एक का भी चला गया और 16 का भी चला गया। एक का भाग देंगे 16 बार जाएगा, 16 का भाग देंगे एक बार जाएगा। लेकिन 16 एक ऐसी संख्या है, यानी एक के और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभक्त होती है। कौन कौन सी संख्या है वो देखो, 2 से भी भाग जा रहा है, 4 से भी भाग जा रहा है, 8 से भी भाग जा रहा है। तो बताइए, देखो ये तो एक से भी हो गया, स्वयं से भी हो गया, तो पहली डेफिनेशन ये कंप्लीट कर दी उसने यहां तक। दूसरी अन्य संख्याओं से भी, हाँ जी अन्य संख्याओं से भी इसमें भाग जा रहा है। दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हैं हम, देखो ये पहला हो गया, दूसरा और दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए 15 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो 15 में एक का भाग तो जाएगा ही जाएगा और 15 का भाग अपने आप चला ही जाएगा 15 में भी। लेकिन 15 में इनके अलावा और कौन कौन सी संख्याओं से भाग जाएगा, 3 से चला जाएगा, 5 से चला जाएगा। तो देखो एक का भाग जा रहा है और स्वयं का भाग जा रहा है, तो पहली डेफिनेशन आदि कंप्लीट हो गई। उसके बाद 2 अतिरिक्त संख्याओं का और भाग जा रहा है, एक 3 का और एक 5 का। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि 15 भी एक कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। क्लियर हुआ। अब जब भाज्य संख्या समझ में आ गई तो अब आपकी अभाज्य संख्या भी समझ में आ गई, क्योंकि बस इसके जस्ट अपोजिट अभाज्य संख्या की परिभाषा है। इसमें कहा जाता है कि वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्ण रूप से भागित नहीं होती, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं कहेंगे।
जैसे चलो हम 2 की बात करते हैं। अब बताइए 2 में 1 का भाग चला ही जाएगा, सिंपल सी बात है जी। 2 है तो 2 में, ये पहला एग्जाम्पल है, 1 का भाग चला जाएगा साहब। 2 में 2 का भाग चला जाएगा, बिल्कुल। अब बताइए आप ऐसी और कौन सी संख्या है कि जो पूर्ण रूप से 2 को काट दे, ठीक है। तो ऐसी तो कोई भी संख्या नहीं है जो पूर्ण रूप से काट रही हो। हाँ, भाग तो चला जाएगा, भाग देने की मतलब नहीं है, पूर्ण रूप से मैंने वर्ड लिखा है, यानी भाग जो जाना चाहिए, भागफल जो आए वो किसी पॉइंट में नहीं आना चाहिए, भागफल आए पूर्ण रूप से आए, यानी पूरा पूरा भाग जाना चाहिए उसमें। जैसे 8 दूनी 16, 2 अट्ठे 16, यानी कि पूरा भाग जाना चाहिए, भाग देने से मतलब नहीं है, ठीक है। तो अब एक तो ये स्वयं का भाग जा रहा है इसमें, और एक का भाग जा रहा है, तो ये केवल कौन सी डेफिनेशन को तैयार कर रही है? इस पहली डेफिनेशन को ये तैयार कर रही है। ये कह रहा है लेकिन किसी अन्य संख्या से पूर्ण रूप से भागित नहीं हो, तो किसी अन्य संख्या से ये भागित नहीं हो रही है, इसलिए ये एक अभाज्य संख्या है। ऐसे ही 3 है, देखो 3 में 1 का भाग चला जाएगा, 3 का भाग चला जाएगा। क्या आप 3 को किसी और संख्या से भाग कर सकते हो? ऐसी कोई संख्या नहीं है। दूसरे नंबर पे 5, तीसरे पर 5 ले लीजिए, ऐसी 5 है, तो देखो 5 में 1 का भाग चला जाएगा और 5 का भी भाग चला जाएगा। तो ये जो संख्याएं एक से और स्वयं से विभाजित हो रही है, इनके अलावा और किसी संख्या से विभाजित नहीं हो रही है। तो सिंपल सी बात है, इनके अलावा और भी है, 7 है, ऐसे देखो 9 तो चला जाएगा 3 का, लेकिन 11 ले लीजिए, 13 ले लीजिए, 17 ले लीजिए। तो आपके लिए एक थोड़ा सा होमवर्क मैं यहीं पे दूंगा, एक होमवर्क का कार्य है, आप 1 to 100 इनके बीच में जो प्राइम नंबर है आप वो निकालेंगे, यानी कि 1 से 100 के बीच में जो प्राइम नंबर है उनको एक पेज पर लिखेंगे और ये बताएंगे कितनी संख्याएं हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताएंगे सहभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर क्या होती हैं? देखिए ये लास्ट हेडिंग है, सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं, इन्हें इंग्लिश में क्या कहेंगे? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, ओके, को प्राइम नंबर कहेंगे सहभाज्य संख्याएं। देखो सबसे पहली बात ये है, इस वर्ड को पकड़ लो और इस वर्ड को पकड़ लो। सह माने 7 और अभाज्य संख्याएं मैंने जो एक या स्वयं, इनके अलावा किसी अन्य का भाग ना जाए, जबकि इन दोनों का भाग क्या हो? इन दोनों का भाग उसमें पूर्ण रूप से चला जाए, जबकि किसी अन्य संख्या का भाग उस संख्या में नहीं जाए, तो ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहेंगे। अब हम डेफिनेशन कैसे बनाएंगे? यानी सहअभाज्य संख्याएं यानी वे संख्याओं के जोड़े, सॉरी यार, वे अभाज्य संख्याओं के जोड़े जिनका मासा HCF 1 हो, यानी वे अभाज्य संख्याओं के जोड़े जिनका मासा 1 हो, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 3 और 5, इनका जोड़ा ले लीजिए, 5 7 इनका जोड़, 11 इनका जोड़ा ले लीजिए, 7 13 इनका जोड़ा ले लीजिए। चलिए दूसरा एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, जैसे 11 23 37, चलो एक जोड़ा हो गया ये भी। तो अब देखो ये सभी प्राइम नंबर हैं, यानी कि अभाज्य संख्याएं,
और ये एक जोड़े में काम कर रही हैं, यानी एक ही ब्रैकेट में एक जोड़े में काम कर रहे हैं हम इसके में, तो ये पूरी की पूरी जो संख्या कहलाएंगी सहभाज्य संख्याएं। अब इनका हम मासा निकालने की बात करेंगे, तो देखो मासा 11 और 23 का मासा निकालिए, ठीक है। बारी बारी से चलो, ये तो बड़ी संख्या है, छोटी का निकालूंगा, टाइम ज्यादा लगेगा। 3 और 5 का निकालो भैया, मासा निकालेंगे इन दोनों संख्याओं का मासा। देखो 3 का भाग देंगे एक बार, कितना बचेगा 2 शेषफल है, 3 का भाग दे दो, ये क्या होगा, यहां करेंगे एक बार 2, क्या बचेगा 1 का भाग 2 में देंगे, 2 बार जाएगा, 2 बराबर 0, तो यानी मासा कितना आ गया 1। अब देखो इन यानी 5 और 3 का जो मासा है वो कितना आ गया 1, तो हम कह सकते हैं 5 और 3 प्राइम नंबर यानी अभाज्य सहभाज्य संख्याएं हैं एक। ओके, चलिए अब हम आप लोगों को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में बताएंगे थोड़ा सा। तो अभी आपने वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ा, वास्तविक संख्याएं वे होती हैं, ये क्लियर हो गया कि वे संख्याएं पूर्णांक संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जा सकती हैं। इनके पार्ट्स बता दिए कौन कौन सी, जैसे प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परमेय, अपरमेय, अभाज्य, भाज्य, सहभाज्य संख्याएं, ये सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब हम पढ़ाएंगे आप लोगों को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में। हाँ तो चलिए, अभी हम आप लोगों को मासा के बारे में चर्चा चल रही थी। मासा को दो संख्याओं के मध्य मासा निकालने की ये जो विधि बताई जा रही है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में, ये मासा निकालने की भी एक अच्छी विधि है और ये फॉर्म अब समझ लो। तो देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, सबसे पहले देखेंगे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहां से आई। तो देखो सिंपल सी बात है, भाग देना तो सब बच्चे जानते हैं, मासा निकालना जानता है जो भाग देगा। तो देखो माना ए कोई संख्या है और इसमें हम उसे बी से भाग देते हैं, ठीक है। बी डिवाइजर है यानी भाजक है, ये भाज्य है, ये हो गया भाजक। बी क्या है, भाजक। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाज्य ए। और यहां जो उत्तर आएगा ये होगा भागफल, ठीक। अब देखो मान लो क्यू बार भाग गया तो ये भागफल इतना आया, शेषफल कितना बचा आ, ये शेषफल हो गया। अब इसे हम कैसे यूक्लिड मेथड में लेके आएंगे। तो देखो सबसे पहले फॉर्मूला होता है कि इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में इसके मल्टीप्लाई में आर को हम जोड़ देंगे, ये फॉर्मूला होता है। तो हमें क्या मिल जाएगी, हमें क्या ये मिल जाएगी, सिंपल सी बात है, बराबर में ए मिलेगी। क्या मिलेगी, बराबर में ए मिलेगी। तो हम कह सकते हैं, यहां से शुरू करेंगे। देखो जो यूक्लिड फॉर्म होगा ये मान लीजिए ए बराबर, सिंपल सी बात है, ए बराबर इन दोनों का मल्टीप्लाई किया बी इंटू क्यू प्लस आर, तो ये एक फॉर्मूला निकल के तुम्हारा आ गया, ठीक। अब हम देखो इसमें क्या है, पहली बात ये है कि जो Q इज नॉट इक्वल Q यानी Q 0 से बड़ा होगा, पहली बात ये है। Q 0 भी हो सकता है, 0 से छोटा नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात ये है कि R जब भी हम बात करेंगे R की, तो R 0 के बराबर होगा और 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन R सदैव B से छोटा होगा। तो ये फॉर्म भी आपको ध्यान में रखनी है, ये कंडीशंस। देखो अब समझ लो एक बार,
ये तो प्रक्रिया समझ में आई गई होगी। इसे भाजक कहेंगे, ये भाज्य होगा, ये भागफल होगा और ये रिमाइंडर होगा शेषफल। भाज्य प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, इससे ये फॉर्मूला बन जाएगा, भाज्य प्राप्त हो जाएगा। अब यहां देखो Q इज नॉट इज इक्वल टू 0, यानी Q 0 तो नहीं होगा, लेकिन Q 0 के बराबर तो हो सकता है, 0 के बराबर होगा और 0 से बड़ा होगा Q। लेकिन R 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर होगा, लेकिन R सदैव B से मतलब छोटा होगा। ठीक है, इसी को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। और ये फॉर्मूला ही ज्यादातर है तुम्हारी एक्सरसाइज में दिया हुआ है अभ्यास 1.1 में। तो चलिए अगली वीडियो में हम ज्यादातर आप लोगों को इसी प्रक्रिया के माध्यम से मासा निकालना सिखाएंगे।